नमस्कार मित्रों। आज के इस सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सुभाष मिश्र, सहायक आचार्य शिक्षा विभाग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। आज के इस सत्र में आपके साथ विचार विमर्श करूंगा शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पर, जिसमें मूल रूप से 4 आयामों पर बात करने का प्रयास किया जाएगा। एक, शिक्षा और समाज। दूसरे, शिक्षा एवं समाजीकरण, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता। और तीसरे, शिक्षा के विभिन्न मुद्दों की चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ विद्यालय और समुदाय के मध्य अंतःक्रिया पर भी विचार विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा। बात शुरू करते हैं शिक्षा और समाज को लेकर। हम सब जानते हैं शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति का विकास समाज में ही होता है और व्यक्ति के विकास का जो आधार है, यानी व्यक्ति के व्यवहार का परिमार्जन, वही तो शिक्षा का कार्य है। तो हम देखते हैं कि शिक्षा कोई और कार्य नहीं करता, बल्कि समाज में व्यक्ति के समायोजन, व्यक्ति का समाज में स्थान बनाना, व्यक्ति का समाज में सहयोग स्थापित करना, यानी व्यक्ति को समाज में जीने लायक बनाना, यही तो शिक्षा का कार्य है। और इस तरह हम कह सकते हैं दोनों तो बड़े घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। और इसीलिए शिक्षा को समाज का एक उपतंत्र भी कहा जाता है। और एक उपतंत्र के रूप में शिक्षा अपनी संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन करती है। शिक्षा की जो प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए विभिन्न घटक हैं जो एक दूसरे से तार्किक रूप से जुड़े होते हैं और अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। हम सब जानते हैं शिक्षा प्रदान करने वाला, शिक्षा प्राप्त करने वाला, शिक्षा जहां घटित हो रही है वह वातावरण, शिक्षा के माध्यम, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, ये जो भिन्न भिन्न घटक हैं वे तार्किक रूप से शिक्षा को प्रदान करने में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ और सबकी अपनी भूमिकाएं हैं। वे अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। देखा जाए तो शिक्षा समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने और समाज में उसे सुनियोजित होने, सुव्यवस्थित होने का अवसर प्रदान करती है, उसमें उसे सहायता प्रदान करती है। और इसीलिए शिक्षा को हम एक विशिष्ट व्यवस्था मान सकते हैं, विशिष्ट तंत्र मान सकते हैं, विशिष्ट संगठन मान सकते हैं। इसका अपना एक अद्वितीय प्रतिमान है, अपनी अद्वितीय व्यवस्था है, पूरी अलग व्यवस्था है। और ये समाज की एक उप प्रणाली के रूप में कार्य करती है। यह समझने के लिए जरा समझें ये उप प्रणालियां क्या हैं। समाज में भिन्न भिन्न उप प्रणालियां हैं, यानी समाज में जो घटनाएं हैं, समाज की जो व्यवस्था है वो छोटे छोटे इकाइयों के माध्यम से संचालित होती है। जैसे समाज की अर्थव्यवस्था को ले लें तो अर्थव्यवस्था अपने आप में एक उपतंत्र है, समाज व्यवस्था अपने आप में एक उपतंत्र है, अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था वह भी अपने आप में एक उपतंत्र है। पूरा एक सिस्टम है, उसका अपनी व्यवस्था है, उसके घटक हैं और वे अपने उस तंत्र के अवयव जो हैं वो उसको संचालित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। धार्मिक व्यवस्था, ये जितने भी छोटे छोटे ये उपतंत्र हैं, इन सब को समग्र रूप में मिलाकर के ही समाज अपनी संपूर्ण प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, समाज अपनी प्रक्रिया को संचालित करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो शिक्षा व्यवस्था है वह समाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण उपतंत्र है। ऐसा उपतंत्र जो केवल अपनी व्यवस्था ही संचालित नहीं करता, यहां तक कि दूसरे की व्यवस्था के निर्धारण में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले बात करें कि शिक्षा का ये जो तंत्र है कैसे काम करता है, क्या काम करता है। मूल रूप से देखें तो 3 काम करता है। क्या? जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उसको संरक्षित करने का कार्य करता है, संरक्षण का कार्य करता है, संवर्धन का कार्य करता है, शोध और खोज के माध्यम से, और साथ ही साथ हस्तांतरण का कार्य करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जो ज्ञान है, ये अनुभव है, इनको हस्तांतरित करने का कार्य
और कह सकते हैं समाज के व्यक्तियों का समाजीकरण करने में सहायता करता है, समाज के लोगों को सीखने सिखाने में सहायता करता है। और इस तरह से यह एक उपतंत्र के रूप में, एक सिस्टम के रूप में, एक सब सिस्टम के रूप में, क्योंकि मूल तंत्र तो समाज है और समाज की उस इकाई के रूप में, समाज के उस अवयव के रूप में, समाज के एक सब सिस्टम के रूप में वह इन सबको संचालित करता है। हम सब जानते हैं कि यह जो शिक्षा है यह अन्य उपतंत्रों को भी प्रभावित करती है। जब शिक्षा अच्छी होती है तो आर्थिक तंत्र, जो हमारा अर्थतंत्र है, वह भी प्रभावित होता है, राजतंत्र भी प्रभावित होता है, धर्मतंत्र भी प्रभावित होता है। यानी जो और उपतंत्र हैं उन पर भी इस शिक्षा का जो उपतंत्र है इसका बड़ा प्रभाव होता है। तो हम देखते हैं कि इस उपतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं। क्या? पहला तो ये कि इस उपतंत्र के जो सदस्य हैं वे अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उन निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, जिन्हें हम शैक्षिक लक्ष्य कह देते हैं। तो शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये जो हमारा शिक्षा का उपतंत्र है वो सतत प्रयत्नशील है। दूसरे, जो इस तंत्र के सदस्य हैं वे आपस में एक दूसरे के साथ बड़े मजबूत सामाजिक संबंधों के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस उपतंत्र की अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और कार्य करने का अपना विशिष्ट तौर तरीका है, जो उसे विशिष्ट तंत्र के रूप में स्थापित भी करता है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि शिक्षा का जो उपतंत्र है या अन्य उपतंत्रों को शक्तिशाली बनाने में सहायता करता है। उनके संगठन, उनकी संरचना, उनके कार्य, यानी उनकी सोच, विचार, कार्य, इसको भी वो प्रभावित करता है। और इस तरह कह सकते हैं कि जो शिक्षा का उपतंत्र है वह दूसरे उपतंत्रों के कार्य में भी सहयोग प्रदान कर उन दोनों उपतंत्रों के साथ समायोजन स्थापित करने का भी प्रयास करता है। और इस रूप में कह सकते हैं शिक्षा का जो उपतंत्र है वो एक श्रेष्ठ उपतंत्र है। अब समाज के उपतंत्र के रूप में जो शिक्षा कार्य करता है तो उसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्या? ये जो उपतंत्र है शिक्षा का वह व्यक्ति के निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। और जब व्यक्ति के निर्माण की बात कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान रखना है व्यक्ति समाज की इकाई है, व्यक्ति से ही समाज का निर्माण हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से यह उपतंत्र व्यक्ति के निर्माण के साथ साथ समाज के निर्माण का भी कार्य करता है। ये जो उपतंत्र है ये शिक्षा को एक व्यवस्थित प्रणाली के रूप में स्थापित करता है और संचालित करता है। यानी शिक्षा अनियोजित नहीं, यह सुनियोजित प्रयास है। ये ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं, सुव्यवस्था है, सुव्यवस्थित सुनियोजित प्रयास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सब सिस्टम उपतंत्र के रूप में शिक्षा है यह पूरी व्यवस्था का निर्धारण करती है और अन्य उपतंत्रों को गतिशील बनाती है, उनके संचालन का निर्धारण करती है, उनकी दिशा का निर्धारण करती है। और कह सकते हैं कि जो अन्य उपतंत्र हैं इससे पूरी तरह प्रभावित होते दिखाई देते हैं। इस उपतंत्र में समाज के जो मूल्य हैं, विचार हैं, मापदंड हैं, परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाई जाती हैं, यानी पहुंचाने का कार्य करती हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक मानदंड के निर्धारण के साथ साथ इस मापदंड के आधार पर व्यक्ति को समाज का एक जिम्मेदार और प्रभावी सदस्य बनाना, समाज के अनुरूप मूल्य, ज्ञान, विचार, विश्वास विकसित करना, समाज को वांछित दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करना, यह सब निश्चित रूप से इस उपतंत्र का कार्य है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक उपतंत्र के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। सब सिस्टम तो है ही है, साथ साथ एक प्रोसेस है। और यह जो प्रोसेस है हम सब जानते हैं व्यवहार के परिमार्जन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी व्यवहार को परिमार्जित करके यह शिक्षा सतत प्रयत्नशील रहती है, व्यक्ति को सभ्य और सुसंस्कृत बनाना, अपने अनुभव को समृद्ध करना, अपने अनुभवों का परिमार्जन, परिवर्तन, संशोधन करना और जो ज्ञान, जो अनुभव हैं उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ज्ञानार्जन की जो यह प्रक्रिया है, ज्ञान के हस्तांतरण का कार्य करते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुभवों को संचित रखती है, अनुभवों को वहां तक पहुंचाती है। और इन अनुभवों के आधार पर ही, यानी इन ज्ञान के आधार पर ही नई पीढ़ी अपने विचारों, मूल्यों, विश्वासों और अनुभवों का संवर्धन करती है।
यह विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। यानी शिक्षा उपतंत्र विकास की जो प्रक्रिया है, जो चिंतन की, विचार की, व्यवहार की जो प्रक्रिया है, उसको इस रूप में आगे बढ़ाती है। जॉन डीवी जब एक बात कहते हैं कि शिक्षा क्या है? अनुभवों का पुनर्निर्माण है, पुनर्संगठन है। जब वो ये बात कह रहे होते हैं तो वह निश्चित रूप से इसी बात को सिद्ध कर रहे होते हैं, इसी बात की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि यह जो उपतंत्र है व्यक्ति में क्षमताओं का विकास करता है और उसके माध्यम से उसके अनुभवों को समृद्ध करके जो सामाजिक परिवेश है उस पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता का विकास करता है। टी रेमंड कहते हैं शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य शैशवावस्था से लेकर यानी परिपक्वता अवस्था तक का मार्ग कह सकते हैं तय करता है और जिसे हम कह सकते हैं जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में हम शिक्षा को इसी रूप में देखते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण में धीरे धीरे भिन्न भिन्न तरीकों से खुद को ढाल लेता है, जिसे हम कह सकते हैं समायोजन कर लेता है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में भी शिक्षा को हम देख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को समाज में समायोजित करने में, सक्षम बनाने में शिक्षा का अहम योगदान है। समाज की अच्छाइयों बुराइयों के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चे को स्कूल में जो भाषा है, समाज की भाषा है, जो आचार विचार है, व्यवहार है, उसे सीखने के लिए तैयार करना, समाज के साथ तालमेल बैठाना, सामाजिक सरोकारों में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तत्पर करना, तैयार करना, यह सामाजिक विकास की प्रक्रिया के बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। और शिक्षा इन आयामों में प्रतिभाग लेकर के व्यक्ति को सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से भागीदार बनाती है। केवल सामाजिक विकास ही नहीं, ये तो मानवीय विकास की भी प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य पाशविक वृत्तियों के साथ जन्म लेता है और उसकी इन पाशविक या नैसर्गिक जो वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनके परिमार्जन का कार्य ही तो शिक्षा का कार्य है। यानी व्यक्ति को जो एक सामाजिक जीव बनाती है, पाशविक से या यो कह लें मूल प्रवृत्त्यात्मक जीव से जो सामाजिक जीव बनाती है, तो शिक्षा ही तो बनाती है। बालक अपने परिवार के सदस्यों के साथ समाज में जीवन जीते हुए जो परिवार के मापदंड हैं, मूल्य हैं, विश्वास हैं, यानी वो समाज का अंग है परिवार। तो इस तरह से समाज के जो मूल्य हैं, मापदंड हैं, जो विश्वास है, परंपराएं हैं, उनको सीखते हुए आगे बढ़ता है। और मानवीय विकास की संपूर्ण प्रक्रिया जो समाज के माध्यम से संचालित होती है, समाज के माध्यम से शिक्षा के द्वारा संचालित होती है, वह शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। या यूं कहें कि जो वास्तविक अनौपचारिक शिक्षा है वह संपूर्ण इसी तरह से चलती है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वह परिवार से ज्यादा फिर समुदाय पर निर्भर होने लगता है, समाज और समुदाय में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने लगता है और समुदाय और समाज के सतत संपर्क के साथ धीरे धीरे सामाजिक जीवन के नए नए अनुभव प्राप्त करता है। और इस तरह से पारिवारिक जीवन से शुरू हुई वह शिक्षा सामुदायिक जीवन और सामुदायिक जीवन तक होते हुए एक आधार भूमि का निर्धारण करती है। और यह जो अनौपचारिक शिक्षा जिसे हम कह देते हैं, यह अनौपचारिक शिक्षा आगे चलकर विद्यालयी शिक्षा की आधार भूमि बनती है। इसी आधार भूमि पर तो वह भवन निर्मित होता है जिसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, औपचारिक व्यवस्था कहते हैं। और जीवन के प्रारंभिक वर्षों की यह जो अनौपचारिक व्यवस्था है वह निश्चित रूप से शिक्षा की स्थिति को, यानी शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था की शुरुआत करने में, विद्यार्थी को शिक्षा के ये जो एक नया वातावरण है उसके साथ अनुकूलित करने में बहुत मदद करती है। तो हम कह सकते हैं कि यह मानवीय विकास की प्रक्रिया है, यह सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से अधिक व्यवस्थित रूप से शिक्षा को सुनियोजित तरीके से समाज के अंदर, समाज के द्वारा, समाज के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान, कौशलों, अनुभवों के अधिग्रहण के माध्यम से, उसके व्यवहार के परिमार्जन के माध्यम से चलाने वाली, संचालित करने वाली प्रक्रिया है। और इस रूप में हम कह सकते हैं शिक्षा एक उपकरण के रूप में कार्य करती है,
जो न केवल मानवीय विकास बल्कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में भी समाज में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। मानवीय विकास, सामाजिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास का भी कार्य करती है शिक्षा समाज के माध्यम से। जो शिक्षा है वो संस्कृति से बड़े गहरे जुड़ी हुई है। समाज के साथ संस्कृति और समाज और दोनों के साथ शिक्षा। कैसे? क्योंकि ये तो वही शिक्षा है जो व्यक्ति को सुसभ्य और सुसंस्कृत बनाती है। बच्चे को अपने परिवार और समाज में जहां वो जीवन जी रहा होता है, अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने उन विचारों, विश्वासों, परंपराओं, मूल्यों, मान्यताओं को समझने और उनको अभ्यास करने का जो अवसर देती है, जिसके माध्यम से वह उनको अंगीकृत करता है, ये वो शिक्षा ही है। और इस तरह से कह सकते हैं शिक्षा संस्कृति के संरक्षण, विकास, संवर्धन और विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की। सामाजिक परिवर्तन, आखिर ये परिवर्तन है क्या समाज का और उसमें शिक्षा की भूमिका क्या है? सामाजिक परिवर्तन समाज के भीतर मानवीय संबंधों और उनके बीच होने वाले अंतर संबंध हैं, जो अंतर क्रियाएं हैं, उनके प्रतिमानों को यह इंगित करता है। यानी समाज के भीतर होने वाले परिवर्तन, कैसे परिवर्तन? व्यवस्था, संरचना, प्रक्रिया, प्रतिमान, उनकी अंतरक्रिया या उनके किसी पहलू में जो बदलाव होता है, वे सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन समाज की प्रक्रियाओं, समाज के प्रतिमानों, समाज की अंतरक्रियाओं, इंटरेक्शन की जो पद्धति है, जो अंतरक्रिया के तौर तरीके हैं, समाज की जो संरचना है, जो उसकी व्यवस्था है, जो उसका संगठन है, उसके किसी भी पहलू में बदलाव को कह सकते हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग कहते हैं सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना का परिवर्तन है, जिसमें समाज का आकार, उसका संयोजन, उसके जो भिन्न भिन्न भाग हैं, उनका संतुलन या उसके संगठन का प्रकार शामिल होता है। किंग्सले डेविस कहते हैं समाज की संरचना और उसके कार्य दोनों में बदलाव को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन समाज के ढांचे, उसके संगठन, उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो क्रियाविधि है, उसकी जो प्रक्रिया है, प्रतिमान है, और जो अंतःक्रिया का जो ढंग है, अंतःक्रिया की व्यवस्था है, उन सब के किसी भी पहलू में परिवर्तन, परिमार्जन, संशोधन है। तो कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन बदलाव की अवस्था है, बदलाव की दिशा है। जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था, जिसे हम सामाजिक संरचना के रूप में आसानी से समझ सकते हैं, सामाजिक संरचना या उसके कार्य के रूप में दे सकते हैं, उसके संगठन के रूप में दे सकते हैं, उसकी क्रियाविधि के रूप में दे सकते हैं, उनमें परिवर्तन। और ये परिवर्तन कैसे होता है? समय के साथ, समाज की गति के साथ, यानी समय के साथ देश काल परिस्थिति, इसलिए हम लोग कहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो परिवर्तन है, उसके संदर्भ में हम सामाजिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं सामाजिक जो परिवर्तन है उसकी क्या प्रकृति है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है, यानी सभी समाजों में होता है, आगे हो, पीछे हो, आज हो, कल हो, लेकिन होता जरूर है। समाज सतत परिवर्तन के दौर से गुजरता जरूर है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। हेराक्लाइटस कहता है कि नदी की जो बूंदे हैं वो एक बूंद दूसरे बूंद के समान नहीं है, यानी नदी की हर बूंद अपने आप में अलग है। तो परिवर्तन तो सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये जो सतत परिवर्तन है, इसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, दिशा जरूर दी जा सकती है, दिशा देकर उसकी कह सकते हैं दशा और दिशा दोनों का निर्धारण किया जा सकता है। यह परिवर्तन हमेशा गतिशील रहता है और इसका संबंध काल से है, समय से है, यानी समय के साथ इसका संबंध होता है, समय के साथ ही यह बदलाव होता है। परिवर्तन का समय के साथ बड़ा गहरा संबंध है। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी करना थोड़ा कठिन है, दुर्गम नहीं है, दुर्लभ नहीं है।
लेकिन कठिन जरूर है। क्यों? क्योंकि यह बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, शहरीकरण, इन सब का प्रभाव सामाजिक परिवर्तन की दशा और दिशा पर पड़ता है। और ये जो प्रभाव है, इन परिवर्तनों पर किस सापेक्ष, किस रूप में करेंगे, इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन ठीक ठीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक है, स्वाभाविक है और कह सकते हैं अपरिहार्य भी है, क्योंकि विकास अगर करना है, विकास तो गति में ही है, गति में ही जीवन है। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, अपरिहार्य है, होगा जरूर। हाँ, एक जरूर बात है, सामाजिक परिवर्तन एक समान नहीं होता कि हर समाज में एक तरह से होगा, हर काल में एक तरह से होगा। भिन्न भिन्न समाजों में, भिन्न भिन्न समय में यह परिवर्तन भिन्न भिन्न गति से होते हैं, भिन्न भिन्न तौर तरीकों से होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के जो कारक हैं प्रभावित करने वाले, वो बहुत सारे हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक, जो मनुष्य का स्वभाव, उसका चिंतन, अन्वेषण, नई चीजों को पता लगाना, नए नए अनुभवों का की ओर आकर्षित होना, इच्छुक रहना, उत्सुक रहना, जिज्ञासु रहना, ये जो उसकी जिज्ञासा वृत्ति है, यह मनोवैज्ञानिक है। ये उसके मन का व्यवहार है, ये उसके मन की प्रकृति है। व्यक्ति चिंतन जरूर करेगा, और जब चिंतन करेगा तो उसका आचरण प्रभावित होगा, आचरण प्रभावित होगा तो आचार विचार से ही धीरे धीरे परिवर्तन का रास्ता निकलता है। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है मनोवैज्ञानिक कारक। यानी हमारा मन, हमारे विचार, हमारे जो अन्वेषण वृत्ति है, जो मानवीय स्वभाव है, इस बात का जिज्ञासु रहने का, उत्सुक रहने का, अन्वेषण करने का, यह एक सबसे बड़ा परिवर्तन का कारण है। दूसरे सामाजिक कारक है। समाज के मूल्य, मान्यताएं, परंपराएं, विश्वास, ढांचे, कार्य करने के तौर तरीके, इनमें भी कई बार संघर्ष होता है और ये सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। वैचारिक कारक हम सब जानते हैं, कई बार कुछ विचारकों से समाज प्रभावित हो जाता है, समाज का एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो जाता है और सामाजिक परिवर्तन की ओर बढ़ चलता है। यानी जो दार्शनिक चिंतन है, वैचारिक चिंतन है, हम जानते हैं कार्ल मार्क्स के विचारों से किस तरह से मार्क्सवाद दुनिया में एक लंबे समय तक बड़ी ही प्रचलित विचारधारा के रूप में सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनता रहा। बुद्धिवाद, बुद्धिज्म, ये सब उदाहरण है। इतना ही नहीं, राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक, धार्मिक कारक, इन सब का प्रभाव सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता है। इसके साथ ही साथ संस्कृति भी सामाजिक परिवर्तन का कारक बनती है, क्योंकि समाज की संस्कृति समाज के आचार विचार और सामाजिक संबंधों पर निर्भर करती है। और हम इन मूल्य मान्यताओं के माध्यम से समाज की संस्कृति पर विचार करते हैं, समाज की संस्कृति में परिमार्जन करते हैं, समाज की संस्कृति का संश्लेषण विश्लेषण करते हैं, और निश्चित रूप से इस रूप में हमारी संस्कृतियां भी सामाजिक परिवर्तन की दशा को तय करती हैं, दिशा को तय करती हैं। युद्ध, वैचारिक और आर्थिक क्रांति, जनसंख्या परिवर्तन, शिक्षा, समाज के उच्च हैसियत वाले लोग हैं, यानी प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, उनके द्वारा कई बार परिवर्तन को जो स्वीकार किया जाता है, वह भी बहुत बड़ा एक कारण बनता है सामाजिक परिवर्तन की स्थिति को तय करने में। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में बड़ा गहरा संबंध है। शिक्षा के बिना सामाजिक परिवर्तन की हम कल्पना नहीं कर सकते, और सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को भी प्रभावित करता है। दोनों में एक बहुत ही गहरे संबंध हैं। शिक्षा के बिना सामाजिक परिवर्तन की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते कि शिक्षा लचीले मस्तिष्क का निर्माण करती है, यानी चिंतनशील मस्तिष्क का निर्माण करती है, चिंतन करने के लिए तैयार करती है, यानी नई हवा को आने का रास्ता साफ करती है। व्यक्ति जितना ही शिक्षित होगा, वह नए विचारों, नई व्यवस्थाओं को आत्मसात करने के लिए
अपने तर्क, अपने चिंतन, अपने विवेक से उनको तय करके, उनकी उपयोगिता को देखकर निश्चित रूप से वह परिवर्तन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। यानी शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन के साथ बहुत गहरा संबंध है और उतना ही सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा के साथ संबंध है, क्योंकि जब समाज में परिवर्तन होता है, चाहे विचारों के कारण हो, चाहे अर्थव्यवस्था के कारण हो, चाहे वह राजनीतिक कारणों से हो, चाहे युद्ध के कारण हो, जो भी कारण हो, किन्हीं भी कारणों से हो, लेकिन जब समाज में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन समाज को एक नई व्यवस्था की ओर ले जाता है। पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था की ओर आने पर ये जो नई व्यवस्था है वह कैसे चलेगी, क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी, यह सब शिक्षा ही तय करती है, शिक्षा के द्वारा ही तय होता है। इसीलिए जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो शिक्षित वर्ग की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर शिक्षित वर्ग समाज के परिवर्तन का अगर वाहक नहीं बनता तो सामाजिक परिवर्तन सकारात्मक दिशा में जाने की जगह पर वह सामाजिक परिवर्तन समाज को अधोगति की ओर ले जाने में देर नहीं करता। तो हम कह सकते हैं शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में जो वांछनीय परिवर्तन है वे लाए जा सकते हैं। समाज खुद को आधुनिक बना सकता है। ये वांछित परिवर्तन कौन तय करेगा कि क्या वांछित है और क्या अवांछित है? अगर शिक्षा नहीं होगी तो वांछित और अवांछित में भेद यह कर पाना मुश्किल होगा। और इसलिए क्या श्रेय है और क्या प्रिय है, यह तय करना शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और ये मानता हूं मैं कि शिक्षा श्रेय और प्रेय में अंतर कर सकने की जो शक्ति का निर्माण करती है, उसके माध्यम से शिक्षा समाज की दशा और दिशा को तय करती है, उसके वैचारिकी को तय करती है, उसके फिर वैचारिकी के आधार पर उसकी प्रकृति को तय करती है, उसकी कार्य प्रणाली को तय करती है। शिक्षा समाज में अवसरों और अनुभवों को प्रदान कर समाज को बदलती है। वही समाज की और उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं का निर्धारण करती है, उनको समझती है और उसके अनुरूप संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की योजना प्रस्तावित करती है और उसके अनुरूप उसका क्रियान्वयन करती है। तो हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए शिक्षा जहां सामाजिक परिवर्तन की वाहिका है, वहीं सामाजिक परिवर्तन शिक्षा की भी वाहिका है, शिक्षा को भी संचालित करने, शिक्षा की भी दशा को तय करने, उसके निर्धारण की स्रोत है। और जब शिक्षा महत्वपूर्ण है तो शिक्षक भी महत्वपूर्ण होगा, स्वाभाविक बात है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा को संचालित करने वाला जो शिक्षक है उसकी तो और महत्वपूर्ण भूमिका है। किस रूप में? बदलाव के एक अभिकरण के रूप में। बदलाव, परिवर्तन, जैसा कि चाणक्य ने भी इंगित किया है कि परिवर्तन शिक्षक की गोद में पड़ते हैं। जो रचना है, सृष्टि है, जो संहार है यानी निर्माण और प्रलय, दोनों शिक्षक की गोद में है। शिक्षक की गोद में कहने का तात्पर्य शिक्षक उनका नियमन करता है, निर्धारण करता है, क्योंकि वो शिक्षा व्यवस्था का वह महत्वपूर्ण पहलू है जो शिक्षा की नियति तय करता है। वो एक रोल मॉडल के रूप में भी काम करता है, लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है, समाज का नेतृत्व करने का कार्य करता है, समाज को शिक्षित करने का कार्य करता है। आज भी गांव में अगर कोई समस्या आती है तो लोग शिक्षक के पास जाकर के उसे समाधान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह मानते हैं कि शिक्षक है तो वह निश्चित रूप से विचारवान होगा, वह समाज की भलाई के लिए कार्य करने वाला होगा, वह समाज का एक रोल मॉडल होगा। और निश्चित रूप से प्रशिक्षित करने के साधन के रूप में, शिक्षा प्रदान करने वाले एक सिस्टम के रूप में शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आइए बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता की, जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष है। ये सामाजिक गतिशीलता क्या है?
सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति का सूचक है। सामाजिक गतिशीलता क्या है? एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति अर्थात हैसियत में परिवर्तन, यही तो सामाजिक गतिशीलता है। इस गतिशीलता का संबंध किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह या सामाजिक समूह जो भी कह लें, उसका एक स्तर से दूसरे स्तर पर गतिमान होने से है। एक व्यक्ति का पेशा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, नेतृत्व, जिम्मेदारियां और उनमें जो उसकी सहभागिता है या किसी अन्य मापदंड के कारण जो मौजूदा सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसकी, उससे किसी अन्य सामाजिक आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही सामाजिक गतिशीलता है। ये जो सामाजिक गतिशीलता है वह चार रूपों में देख सकते हैं। एक तो क्षैतिज गतिशीलता है, किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह का एक समूह से दूसरे समूह में समान स्तर पर गति, यानी रोल चेंज हुआ बट नॉट स्टेटस। उसकी परिस्थिति नहीं बदली, स्टेटस नहीं बदला, भूमिका बदल गई। अर्थात व्यक्ति की स्थिति बदली लेकिन उसकी हैसियत नहीं। जैसे एक व्यक्ति एक विभाग में उसी पद पर कार्यरत है, दूसरे विभाग में चला गया, दूसरा कार्य करने लगा, तो यह क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण होगा। एक व्यक्ति, एक लिपिक एक कार्यालय में है, कार्य कर रहा और उसका स्थानांतरण उसको गतिशील करके किसी दूसरी जगह भेज दिया जाए, लेकिन उसकी जो परिस्थिति है, स्टेटस है, उसमें कोई बदलाव ना हो, यह क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। एक शिक्षक एक विश्वविद्यालय में है, दूसरे विश्वविद्यालय में उसी पद पर चला जाए, एक स्कूल में शिक्षक है, दूसरे स्कूल में शिक्षक हो जाए, सामाजिक गतिशीलता हुई, लेकिन ये क्षैतिज गतिशीलता है। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, जहां एक व्यक्ति एक सामाजिक हैसियत से दूसरी सामाजिक हैसियत में चला जाए, यानी रोल चेंज के साथ साथ स्टेटस चेंज, या ना रोल भी चेंज हो, स्टेटस चेंज हो, परिस्थिति में परिवर्तन हो, हैसियत में बदलाव हो, ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता है। और इसे दूसरे और रूप में कह सकते हैं आरोही गतिशीलता और अवरोही गतिशीलता। आरोही गतिशीलता जब व्यक्ति या समूह ऊपर की ओर गति करता है, जैसे कोई व्यक्ति धनवान हो जाए, पदोन्नति प्राप्त करके किसी और बड़े पद पर चला जाए, तो ये आरोही गतिशीलता है। और जब पदावनति हो जाए या धनवान से निर्धन हो जाए, तो यह अवरोही गतिशीलता है। तो ये सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हैं। एक और बात करते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है समाज के संदर्भ में, सह संस्कृतिकरण और पर संस्कृतिकरण। ये क्या है, ध्यान से समझें। सह संस्कृतिकरण व्यक्ति को उस विशेष संस्कृति की स्थिति, भूमिका, अपेक्षा, आकांक्षा, व्यवहार से परिचित कराना जिसका वह सदस्य है, यानी अपनी संस्कृति से परिचित कराना, अपनी संस्कृति में जीवन जीने के लिए तैयार करना, अपनी संस्कृति में एक योग्य व्यक्ति के रूप में, एक सार्थक भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति के रूप में तैयार करना, यह संस्कृतिकरण का उदाहरण है। पर संस्कृति ग्रहण तब होता है जब दो या दो से अधिक संस्कृति आपस में मिलती हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान करती हैं। जब दो संस्कृति आपस में मिलती है तब उनमें उनके विश्वासों, विचारों, परंपराओं, रीति रिवाजों, खान पान, व्यवहार, वेशभूषा, भाषा शैली, इन सब में आपस में आदान प्रदान होता है। और ये जो परिवर्तन है यह दोनों को एक दूसरे को प्रभावित करता है। सामूहिक पर संस्कृति ग्रहण तब होता है जब पूरा का पूरा समूह ही दूसरे समूह की परंपराओं, रीति रिवाजों, वेशभूषाओं, भोजन शैली को अपनाना चाहता है और अपने में परिवर्तन करके अपनी जो परंपरागत व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करके वो जो नई संस्कृति है, दूसरे की संस्कृति है, उससे तत्वों को आत्मसात करके अपने अंदर परिवर्तन करता है।
जब ये सामूहिक स्तर पर होता है तो इसे सामूहिक पर संस्कृति ग्रहण करते हैं, जब वैयक्तिक स्तर पर होता है तो इसे हम वैयक्तिक पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखना होगा, जब हम यह बदलाव की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल भौतिक पक्ष नहीं है, बल्कि मूल रूप से यह जो पर संस्कृति ग्रहण है यह मनोवैज्ञानिक है। जब मन मस्तिष्क हमारा तैयार होता है तभी हम पर संस्कृति ग्रहण की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तभी हम परिवर्तन को आत्मसात करने के लिए, परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दूसरे की संस्कृति के प्रति जब हमारे अंदर आदर भाव आएगा तभी तो हम दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करेंगे। यानी हमने दूसरे की संस्कृति के तत्वों में श्रेष्ठता का भाव कहीं महसूस किया होगा, तभी हम पर संस्कृति ग्रहण की ओर आगे बढ़ेंगे, या आकर्षण का भाव हुआ होगा। तो पर संस्कृति ग्रहण दूसरी संस्कृति के तत्वों का अपनी संस्कृति में आत्मसात करना है, और ये फ्यूजन है। जब दो संस्कृतियां या दो से अधिक संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तब यह पर संस्कृति ग्रहण होता है। हाँ, एक बात और कहेंगे, शरणार्थियों और प्रवासियों को भी नई जगह पर समायोजित करने के लिए संस्कृति ग्रहण से गुजरना होता है। इसलिए यह संस्कृति ग्रहण आवश्यक और सार्वभौमिक घटना है। हर युग में, हर समाज में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, और ये जो सहसंस्कृतिकरण और पर संस्कृति ग्रहण है दोनों एक समाज में होने वाले समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। अंतर केवल एक है, वो क्या? जहां जहां सहसंस्कृतिकरण होगा उसे हम एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं जो किसी व्यक्ति को उस समाज में जिसमें कि वह रह रहा है, जिसका कि वो सदस्य है, उसकी संस्कृति के सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, मापदंडों, विचारों, रीति रिवाजों, खान पान के तौर तरीकों, भाषा शैली, उनको सीखने और उनका अनुपालन करने में मदद करे। ये तो सहसंस्कृतिकरण है, अपनी अपनी संस्कृति के ही तत्वों को सीखना। जबकि पर संस्कृति ग्रहण परिवर्तन की दोहरी प्रक्रिया है, और तब होती है जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं और एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। इसलिए पर संस्कृति ग्रहण में दोनों संस्कृतियों में बदलाव महसूस किए जाते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि एक संस्कृति हो सकता है उस बदलाव को कम महसूस करती हो, दूसरी ज्यादा बदलाव को महसूस करती हो, और जिसमें ज्यादा बदलाव हम देख रहे हैं वह बदलाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, और हम उसे कह सकते हैं कि वहां पर संस्कृति ग्रहण हो रहा है। और इसलिए कई बार हम पाते हैं कि जो हम अल्पसंख्यक संस्कृति से कई बार बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और बहुसंख्यक जब उन संस्कृतियों को आत्मसात करने लग जाए तो हम पर संस्कृति ग्रहण को घटित होते हुए देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो सहसंस्कृतिकरण है, एक तरह देखा जाए तो एक व्यक्ति को अपनी संस्कृति में जीवन जीने के लिए तैयार करती है, उसे जीवन योग्य बनाती है, उसे एक सार्थकता प्रदान करती है, क्योंकि वो उसका सदस्य है। और जो पर संस्कृतिकरण है वो दूसरे की संस्कृतियों से प्रेरित होकर एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान है, या यूं कहें संस्कृतियों का सम्मिलन है, संयोजन है, संवर्धन है। और विद्यालय एक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करता है, एक सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करता है, संस्कृतियों के आदान प्रदान का भी बड़ा एक महत्वपूर्ण साधन बनता है। विद्यालय समाज का एक अलग रूप है, और समाज की वह एक उप प्रणाली है, वह उप प्रणाली जो शिक्षा व्यवस्था को अंजाम देती है। यानी शिक्षा व्यवस्था को के तंत्र के रूप में विद्यालय एक लघु रूप में एक उप प्रणाली है, जहां बच्चों के व्यवहार के परिमार्जन का कार्य किया जाता है, उनके व्यवहार के शोधन का कार्य किया जाता है, उन्हें समाज के मूल्य, मान्यताओं, विचारों, विश्वासों, परंपराओं के अनुरूप उन्हें तैयार किया जाता है। यहाँ एक नया वातावरण मिलता है विद्यालय में, और वहां पर विद्यार्थी को समायोजन करना, समाजीकरण की प्रक्रिया में भाग लेना, इनके माध्यम से अपनी संस्कृति को ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है। समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और समाज कुछ और नहीं है,
बल्कि जो भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं, जो भिन्न भिन्न सब सिस्टम्स हैं, उपतंत्र हैं, उनका एक समूह है। इन संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, जिन्हें हम उपतंत्र कह सकते हैं, वे मानव जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों से संबंधित हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, जो अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं और अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए अपने अपने उपतंत्र का निर्माण करती हैं और अपने अपने उपतंत्र के अनुरूप भिन्न भिन्न संस्थाओं का भी निर्धारण करती हैं, उनका भी निर्माण करती हैं। एक संस्था के रूप में शिक्षा समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज अपने सदस्यों की शिक्षा के लिए ही विद्यालय की स्थापना करता है। समाज अपने सदस्यों के लिए उनके ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि, दृष्टिकोण, मूल्यों, इनके विकास के लिए विद्यालय की व्यवस्था करता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है और शिक्षा के लिए विद्यालय की व्यवस्था करता है, जिससे कि व्यक्ति समाज का एक उत्पादक नागरिक बन सके। शिक्षा जिसका कि प्रबंध वह विद्यालय के माध्यम से करती है, विद्यालय की संस्था के माध्यम से करती है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में घटित होती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करना। शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम है, शिक्षा समाज निर्माण का माध्यम है। शिक्षा रोजगार यानी आजीविका के लिए तैयार करके व्यक्ति को समाज का एक उत्पादक नागरिक बनाती है, व्यक्ति को समाज के विकास के लिए तैयार करती है और अंततः राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए उसकी सामाजिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय विरासत कह सकते हैं, उनको समृद्ध करते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह पहुंचाने का काम करती है। ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न अभिकरणों द्वारा भिन्न भिन्न भूमिकाओं को के निर्वहन के द्वारा की जाती है, जिसमें विद्यालय के साथ साथ बहुत अन्य अभिकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसमें मैं कहूंगा कि सबसे जो पहला अभिकरण है वो बहुत जो महत्वपूर्ण है वो है परिवार। परिवार समाजीकरण का सबसे पहला और सबसे आधारभूत महत्वपूर्ण अभिकरण है। परिवार के द्वारा ही बच्चे किसी समूह के यानी किसी समाज के अनुरूप उस समाज के अंदर स्वीकृत, समाज के द्वारा निर्धारित व्यवहारों को करने का तौर तरीका सीखते हैं। परिवार ये है जहां बच्चा लोगों के संपर्क में आता है, व्यक्तियों अपने आस पड़ोस के संपर्क में आता है, प्रेम, सहानुभूति, दया, सहिष्णुता जैसे सामाजिकता के लिए आवश्यक तत्व हैं उनको सीखता है। वहीं उसका पहला परिचय प्राप्त होता है और बच्चा अपने पूरे दिन अपने परिवार के साथ शुरुआत में के दिनों में तो पूरा समय और बाद में एक लंबा समय परिवार के साथ बिताता है। इसलिए परिवार से ही संस्कार, परिवार से ही आदतें, परिवार से ही रुचियों का निर्माण होता है, भावनाओं का निर्माण होता है, आवेगों का निर्माण होता है। ये कह सकते हैं परिवार शिक्षा की प्रथम पाठशाला है, परिवार औपचारिक शिक्षा की पहली व्यवस्था है और इसलिए परिवार की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि परिवार से ही शिक्षा का शुभारंभ होता है। जैसी शुरुआत होगी, जैसी नींव होगी, वैसे ही भवन का निर्माण होगा। वही विद्यालय समाजीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण अभिकरण है। विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक आयामों के साथ बच्चों को परिचित कराता है, नई संस्कृति के साथ समायोजन कराता है, क्योंकि जब विद्यालय बच्चा जाता है तो वहां एक नई तरह की संस्कृति है। घर में जब उसकी इच्छा हुई भोजन कर लिया, जब इच्छा हुई जो कार्य कर लिया, अब वो एक नई व्यवस्था में आता है जहां अनुशासन सीखता है, जहां वो जानता है कि यहाँ मेरी सीमाएं हैं, मुझे यह कार्य करना है और इसके बाद दूसरे का कार्य शुरू हो जाता है, यह मेरा है और इसके बाद का दायरा किसी दूसरे व्यक्ति का है। यानी समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, यह विद्यालय में आकर के वह और सुसंस्कृत होता है और परिमार्जित होता है। हम कह सकते हैं कि जो पूर्व प्राथमिक स्तर है उस पर विद्यालय का जो मूल कार्य है वह अच्छे संस्कार का निर्माण, शिष्टाचार का विकास, माध्यमिक स्तर पर समुदाय के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भिन्न भिन्न कौशलों में दक्षता प्रदान करके उसे समाज के अनुकूल, उसे राष्ट्र के अनुकूल जीवन जीने के लिए तैयार करना,
व्यक्ति में सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता जो समाज के जीवन के आवश्यक तत्व हैं उनके लिए उसको कह सकते हैं उनमें आरोपण करना, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक सहभागिता, सामाजिक भागीदारी, पारस्परिक समर्थन, पारस्परिक सहयोग, इस तरह की भावनाओं का विकास करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो विद्यालय के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। समाजीकरण का जो चौथा बहुत महत्वपूर्ण अंग है वह है संचार, जिसमें प्रिंट मीडिया के साथ साथ जो गैर प्रिंट मीडिया है, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म और विशेष रूप से आजकल तो सोशल मीडिया, हम सब सोशल मीडिया जो हमारे साथ किस तरह का हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं। हम सब पूरी तरह से सोशल मीडिया की गिरफ्त में हैं। सोशल मीडिया हमारे विचार, हमारे चिंतन, हमारे कह सकते हैं व्यवहार को तय कर रहा है। आज लोगों के बीच सामाजिक विश्वास बनाने में, समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच बनाने में, हर क्षेत्र तक पहुंच बनाने में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे भाषाई हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, इन जन संचार माध्यमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम यहाँ तक कि अपना शैम्पू, अपना तेल, अपना साबुन, अपना टूथपेस्ट भी स्वयं नहीं खरीदते, कहीं ना कहीं प्रभावित होकर खरीदते हैं इन जन संचार माध्यमों के माध्यम से। इसी के साथ साथ सामाजिक समूह, जिसे साथी समूह कह सकते हैं, जो पीयर ग्रुप कहते हैं हम लोग, साथी समूह का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है समाजीकरण में, क्योंकि एक आयु के बच्चे होते हैं, एक आयु वय के जो बच्चे होंगे वो समान विशेषताएं रखते हैं, समान चिंतन के तरीके रखते हैं, समान विचार होते हैं उनके अंदर, विकास और परिपक्वता की समान अवस्था से गुजर रहे होते हैं, तो इसलिए उनमें एक अपनापन होता है और बड़ी जल्दी साझा करते हैं एक दूसरे से विचार। अब उस अपनेपन के कारण, रुचियों की समानता के कारण, सामाजिक स्तर की समानता के कारण, आयु की समानता के कारण उनमें बड़ा निकटता का भाव रहता है। यहाँ तक कि कई बार वो अपने माता पिता को भी उपेक्षित कर देते हैं, शिक्षक को भी उपेक्षित कर देते हैं और जो साथी समूह है उसको बड़ा महत्व देते हैं। यही वो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे कक्षा हो, चाहे गपशप लगाने वाली जगह हो, वहीं को प्रभुत्व, नेतृत्व, सहयोग, सामंजस्य, समझौता, सहायता, इस तरह के सामाजिक गुणों का विकास करता है। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे और साधन हैं, जैसे खेल, जिसमें सामाजिक सहभागिता, स्वस्थ संघर्ष, जो हेल्दी कंपटीशन होता है, हेल्दी प्रतियोगिता, स्वस्थ प्रतियोगिता, स्वाभाविक प्रदर्शन, ये सब उसके समाजीकरण की दिशा को तय करते हैं। साथ ही साथ प्रेम, सहानुभूति, परिवार के अभिभावकों का संरक्षण, उनका व्यवहार, सहयोग, सलाह, धर्म और पास पड़ोस, क्योंकि पास पड़ोस एक्सटेंडेड फैमिली है, विस्तारित परिवार है, यह सभी समाजीकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी के साथ शिक्षा के कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी चर्चा बहुत आवश्यक है। वे मुद्दे क्या हैं? शिक्षा में विविध समूहों की आवश्यकताओं को संबोधित करना और उसके साथ साथ पहुंच यानी एक्सेस, नामांकन, अवरोधन, गुणवत्ता, समानता, भागीदारी, ये वो शिक्षा के मुद्दे हैं जो आजादी के समय से हम उनको आज तक प्रयास कर रहे हैं कि इनको हम संबोधित करें और आज भी ये हमारे समक्ष चुनौती के रूप में खड़े हैं। इनका समाज के समग्र विकास के साथ बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आजादी के बाद बहुत सारे प्रयास हुए, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा, चाहे वो विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 का हो, या माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53 का, या कोठारी आयोग 64-66 का, या अनेक अन्य समितियां बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 की देख लें, जो परिमार्जित 1992 में आई, और अभी वर्तमान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, चाहे उसको 2020 की उसको देख लें। हमने इन मुद्दों को अपनी शीर्ष वरीयता रखा है, क्योंकि अगर शिक्षा में सुधार करना है, सामाजिक परिवर्तन को ध्यान देना है, समाज के अवयवों को ठीक करना है, तो इन पर हमें ध्यान देना होगा। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा है, वह है पहुंच और नामांकन, एक्सेस, रिटेंशन। ये एक ऐसा मुद्दा है कि कैसे विद्यालय तक बच्चे पहुंचे और वहां रुके, यानी विद्यालय की सुविधाओं का उपयोग करें और समाज के उत्पादक नागरिक बने। पहुंच और नामांकन,
शिक्षा में सुविधाओं और अवसरों की स्थिति को दर्शाते हैं। नामांकन कब होगा? नामांकन तभी होगा जब वहां पहुंच होगी। वहां पहुंच कब होगी? जब विद्यालयों की संख्या पर्याप्त होगी। विद्यालयों की दूरी घर से बहुत अधिक नहीं होगी। विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं, संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, शिक्षण अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, विद्यालय गुणवत्ता परक होंगे, जो विद्यालय को वो आकर्षित कर सकते, यानी विद्यालय बच्चों को आकर्षित कर सकेंगे, तभी तो वो इन समस्याओं का हल कर सकेंगे। संविधान का 86वां संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार देता है। वही जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, जहां लिंग, जाति, वर्ग, वर्ण, रंग, संस्कृति, जन्म स्थान, निवास, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। इसी संदर्भ में समग्र शिक्षा अभियान, जो कि व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें 3 योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को समाहित किया गया है। और साथ ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जैसे कई सरकार के बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम हैं, जिन्होंने शिक्षा में पहुंच, नामांकन और धारण, एक्सेस, एनरोलमेंट और रिटेंशन की समस्या को समाप्त करने के लिए दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। विशेष आवश्यकता वाले, विशेष निवास स्थानीय क्षेत्र वाले, विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले वंचित वर्ग के छात्रों की शिक्षा में उनकी पहुंच और नामांकन के लिए प्रेरित करना शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है, शिक्षा व्यवस्था की चुनौती भी है। यहाँ कई मुद्दे, कई बाधाएं दिखाई देती हैं इस रास्ते में, जैसे शैक्षिक संस्थाओं की जो सिचुएशन है, उनका लोकेशन है, पहुंचने के लिए जो मार्ग है, निवास से दूरी, संस्थाओं की संख्या में कमी, आवश्यकता के अनुरूप जितनी आवश्यकता है और जहां आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता के साथ साथ जहां आवश्यकता है। हम देखते हैं कई बार एक ही जगह पर बहुत सारे विद्यालय, और जो भौगोलिक दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहां जो वंचित क्षेत्र हैं, वहां कम विद्यालय। संस्थाओं में अवस्थापन संबंधी सुविधाओं की समस्या, घर की आर्थिक स्थिति, घरेलू काम का दबाव, माता पिता की शिक्षा कह सकते हैं जो उनकी अशिक्षा है, जागरूकता का अभाव, ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे, चुनौतियां हैं हमारे समक्ष, जिनके माध्यम से, जिनको जब इन मुद्दों और इन चुनौतियों का जब समाधान प्राप्त करेंगे, तभी हम अपने इन मूल समस्याओं का हल प्राप्त कर सकेंगे। ये जो पहुंच और नामांकन है, इसे बढ़ाने के लिए जो मुख्य रणनीतियां हमें अपनानी होंगी, उनमें एक तो संस्थाओं की स्थापना, और कहां स्थापना? जहां आवश्यकता है, आवश्यकता परक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, उचित परिवहन और संचार सुविधाओं की व्यवस्था, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, जिससे जो विद्यार्थी है वो विद्यालय जाए तो रुके, वो आनंद ले, वो शिक्षा ग्रहण करे। आयु के अनुरूप प्रवेश, सुदूर अंचल में, दुर्गम क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता के अनुरूप आवासीय या मोबाइल स्कूलों की स्थापना, जैसे जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में उन दुर्गम क्षेत्रों में जहां बर्फ पड़ती है या जहां ज्यादा लोगों को मौसम के अनुरूप हटना पड़ता है, वहां मोबाइल स्कूल की व्यवस्था की गई है। इस तरह के अभिनव प्रयोगों के माध्यम से ही हम पहुंच और नामांकन की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा है, दोनों को की व्यवस्था हमारे समक्ष इन समस्याओं के समाधान का रास्ता देती है। शिक्षा में धारण, अपव्यय, अवरोधन, ये क्या है, थोड़ी सी बात करते हुए आगे बढ़ूंगा। धारण का अर्थ है कि बालक ने जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, उसे वह उस निश्चित समय में धारित करते हुए, यानी जो उसका निश्चित समय है, उस समय में उसे वो पूरा कर ले सफलतापूर्वक, इसमें किसी प्रकार का अवरोध न हो। यानी वह पाठ्यक्रम अगर पूर्ण कर नहीं पाएगा, पहले शिक्षा छोड़ देगा, इसका मतलब उसने धारण नहीं किया, अवरोधन उत्पन्न हो गया। ये अवरोधन दो कारणों से होता है। एक, जब बालक पढ़ाई छोड़ के चला जाता है, जिसे हम ड्रॉप आउट कहते हैं, और दूसरा, जो दिए गए विशेष स्तर हैं, जो उसके लिए जो अध्ययन या पाठ्यक्रम उसने तय किया है, उसे पूरा करने के लिए जो समय दिया गया है, उससे ज्यादा समय लेता है। यानी अगर एक बच्चा कक्षा 5 में 2 साल तक का रहता है, तो इसे ठहराव कहते हैं। शिक्षा में महज नामांकन का कोई मतलब नहीं है जब तक उसमें धारण ना हो। धारण की दर ही शिक्षा की सफलता का पर्याय है, और इस धारण की दर को कई कारण प्रभावित करते हैं, जैसे जो संस्थागत सुविधाएं हैं,
संस्थागत वातावरण है, पाठ्यक्रम का जो भार है, इतना ओवरलोडेड करिकुलम है कई बार कि विद्यार्थी तो अपनी उस गति से, विद्यार्थी की जो पेस है वो उसके साथ नहीं चल पाती है। अनरियलिस्टिक करिकुलम, शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति, माता पिता की रुचि, माता पिता का व्यवहार, माता पिता की आर्थिक स्थिति, माता पिता की सोच, उनकी भागीदारी, आर्थिक कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो इस धारणा की दशा के रास्ते में बाधा बनते हैं। कैसे इनको दूर करें? संस्थागत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, विद्यालयों की स्थापना के माध्यम से, उपयुक्त पाठ्यक्रम, सहभागी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सतत मूल्यांकन, गुणवत्तापरक शिक्षा, सक्षम और प्रतिबद्ध शिक्षकों के माध्यम से, और माता पिता के जो अभिभावक हैं उनकी सहभागिता से, छात्रों को प्रेरित करके, जैसे बहुत सारी आजकल योजनाएं हैं, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना है, वो बच्चों को आकर्षित कर रही है। रिमीडियल क्लासेस हैं, छात्रवृत्ति है, वजीफा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी ओर हम देख करके इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता एक और मुद्दा है जिसकी चर्चा करते चलें। जो गुणवत्ता है वो सापेक्ष होती है, यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। गुणवत्ता बहुआयामी है और सापेक्ष है, ये कोई सार्वभौम चीज नहीं है, ये पूर्ण निश्चित मानक पर आधारित नहीं है, अपितु संदर्भ के सापेक्ष है। और इसका आधार क्या है? इसका आधार यह है कि किसी चीज की विशेषताएं या गुण जितना उसके हितधारकों की मांग को पूरा करने में सफल हो, उतना ही वह गुणवत्तापूर्ण है। जितना ही हितधारकों की आवश्यकता आकांक्षा के अनुरूप उनकी मांग को पूरा करने में कोई संस्था सफल होती है, उतना ही उसे हम गुणवत्तापूर्ण संस्था कहते हैं। एक शैक्षिक संस्था को गुणवत्तापूर्ण तभी कह सकते हैं जब वह बुनियादी ढांचे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अधिगम के परिणाम के संदर्भ में बेहतर शिक्षा प्रदान करे। किसी भी शिक्षण संस्था की गुणवत्ता को उसके विभिन्न मापदंडों जैसे नामांकन, धारण, भागीदारी, जो पार्टिसिपेशन है विद्यार्थियों का एक्टिविटीज में, छात्रों की उपलब्धि स्तर, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, इनके संदर्भ में ही देखा जा सकता है। हम कह सकते हैं नामांकन जहां इसके निर्धारण का पहला चरण है अवरोधन, यानी कह सकते हैं अवरोधन का निरोध शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व चरण है, और उपलब्धि उसका तीसरा, जिसके आधार पर हम गुणवत्ता की बात कर सकते हैं। गुणवत्ता के संदर्भ में कई अन्य मुद्दे हैं जिसमें शिक्षा के उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। संस्थाओं में शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान समाज और व्यक्तिगत जीवन के विकास में हो रहे परिवर्तनों के सापेक्ष होने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा संसाधन से जुड़ा हुआ है। पर्याप्त कक्षाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पाठ्यक्रम की सामग्री, शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता, साथ ही साथ जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इनकी गुणवत्ता, प्रबंधन और पर्यवेक्षण से जुड़े हुए मुद्दे, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई कैसे जाए, एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास, बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, शिक्षण अधिगम संदर्भों की मांग के अनुसार विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग, पर्याप्त संख्या में योग्य और प्रतिबद्ध शिक्षकों की उपलब्धता, अनुसंधान, नवाचार, ये सब ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षा की दशा को सुधार सकते हैं। शिक्षा में समानता और समता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। समानता का तात्पर्य है सभी हितधारकों को समान अवसर दिया जाए, और समता का अर्थ है व्यक्तियों या हितधारकों को उनकी आवश्यकताओं, उनकी रुचियों, उनकी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें अवसर उपलब्ध कराया जाए। जब हम छात्रवृत्ति देते हैं, सभी को छात्रवृत्ति देते हैं, सभी को समान अवसर देते हैं, तो ये समानता है, और जब उनकी आवश्यकता के अनुरूप देते हैं तो यह समता है। देश में भिन्न भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में एक ही अगर पाठ्यक्रम लागू करते हैं तो समानता है, और जब भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम यानी आवश्यकता आधारित करते हैं तो वह समता का उदाहरण है। यह समानता और समता भी हमारे सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं समाज के माध्यम से यह जो शिक्षा व्यवस्था है वह समाज को गतिशील बनाने, समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने,
समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम लोगों ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर चिंतन किया। इसी के साथ आज का यह सत्र समाप्त करते हुए अगले सत्र में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।